प्रिय विद्यार्थियों, अब हम अध्याय 15 शुरू करते हैं। ये एक यात्रा वृत्तांत है और लेखक हैं मोहन राकेश। इनका जन्म 1925 ईस्वी में अमृतसर में हुआ, मृत्यु 1972 में हुई। पंजाब विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में 2 विषयों में एमए किया। जीविकोपार्जन के लिए, अपने जीवन यापन के लिए कुछ वर्षों तक इन्होंने अध्यापन कार्य भी करवाया। इस प्रसंग में लाहौर, मुंबई, शिमला, जालंधर, दिल्ली में ये रहे। कुछ वर्षों तक कहानी की प्रसिद्ध पत्रिका थी सारिका, उसका इन्होंने संपादन भी किया। आषाढ़ का एक दिन एवं आधे अधूरे, इन नाटकों के लिए संगीत नाटक अकादमी ने 1968 में इन्हें पुरस्कृत भी किया, सम्मानित भी किया। 3 दिसंबर 1972 को नई दिल्ली में इनका इस समय निधन हो गया। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, अंधेरे, बंद कमरे, अंतराल, न आने वाला कल, ये उपन्यास है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, ये इनके नाटक हैं। क्वार्टर तथा अन्य कहानियाँ, वारिश तथा अन्य कहानियाँ, ये कहानी संग्रह हैं। परिवेश, ये निबंध संग्रह है। तो आखिरी चट्टान तक, ये इनका भ्रमण यानी यात्रा वृत्तांत है। प्रस्तुत पाठ हमारा जो आखिरी चट्टान है, ये भी एक यात्रा का संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत ही है। दिसंबर 1952 से फरवरी 1953 के बीच मोहन राकेश ने गोवा से कन्याकुमारी तक की यात्रा की थी। मानव मनोविज्ञान और सामाजिक संरचना की सूक्ष्म समझ इनके अंदर थी। इसी कारण यात्रा वृत्तांत भौतिक विवरण और आंतरिक मनोदशा का उदाहरण बन गई। भाषा इतनी पारदर्शी है कि लेखक के अनुभव पाठक के अनुभव में रूपांतरित होने लगते हैं। कन्याकुमारी के सूर्यास्त और सूर्योदय का अत्यंत सूक्ष्म अंकन किया है। ये इस पाठ की अनोखी विशेषता है। मानो लेखक ने कलम से प्रकृति का ही चित्रण किया हो, चित्र बनाया हो। अब हमारा चैप्टर शुरू होता है, आखिरी चट्टान। कन्याकुमारी, सुनहले सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि से बताया गया है। कैप होटल के आगे बने बाथ टैंक के बाईं तरफ, जो नहाने का टैंक था उसके बाईं तरफ, समुद्र के अंदर से उभरी शाह चट्टान, नीली चट्टानें, उनमें से एक पर खड़ा होकर मैं देर तक भारत के स्थल भाग की आखिरी चट्टान को देखता रहा। ये कन्याकुमारी हमारे भारत का सुदूर दक्षिणी भाग है। लेखक कहते हैं, मैं यहाँ पर जो आखिरी चट्टान भारत की स्थल भूमि की है उसे मैं देख रहा था। पृष्ठभूमि में कन्याकुमारी के मंदिर की लाल और सफ़ेद लकीरें चमक रही थी। अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, इन तीनों के संगम स्थल सी वह चट्टान थी जिस पर कवि स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई थी। हर तरफ से पानी की मार सहती हुई स्वयं भी समाधि स्थिति सी लग रही थी। हिंद महासागर की ऊंची ऊंची लहरें मेरे आसपास की उन स्याह नीली चट्टानों से टकरा रही थी। बल खाती हुई
लहरें रास्ते की नुकीली चट्टानों से कटती हुई आती थी, जिससे उनके ऊपर चूरा बूंदों की जालियां बन जाती थी। मैं देख रहा था और अपनी पूरी चेतना से महसूस कर रहा था उस शक्ति के विस्तार को और विस्तार की शक्ति को। तीनों तरफ से क्षितिज तक पानी ही पानी था। क्षितिज वह स्थान होता है जहाँ आकाश और पृथ्वी मिलती हुई प्रतीत हो। तो तीन तरफ हमें पानी ही पानी नजर आ रहा था। फिर भी सामने का क्षितिज हिंद महासागर का अपेक्षा अधिक दूर और अधिक गहरा हमें जान पड़ रहा था। लगता था उस और दूसरा छोर है ही नहीं, कोई किनारा हमें दिखाई नहीं दे रहा था। पूरा अंत तक हमें पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। तीनों ओर के क्षितिज को आंखों में समेटता मैं कुछ देर भूला रहा कि मैं हूँ, यानी मैं स्वयं को ही भूल गया। एक जीवित व्यक्ति, दूर से आया हुआ यात्री और एक दर्शक मैं यहाँ पर था, लेकिन मैं उस समय सब कुछ भूल गया था। उस दृश्य के बीच में जैसे दृश्य का एक हिस्सा बनकर के खड़ा रहा। बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच एक छोटी सी चट्टान जब अपना होश हुआ, यानी जैसे चट्टान स्थिर होती है वैसे चट्टान के समान मैं भी स्थिर हो गया। जब मुझे होश आया तो देखा कि मेरी चट्टान भी तब तक बढ़ते पानी में काफ़ी गिर गई है। जिस चट्टान पे मैं खड़ा था उस पर भी चारों ओर पानी आ गया था। मेरा पूरा शरीर सिहर गया, यानी मैं डर गया। मैंने एक नज़र फिर सामने के उमड़ते विस्तार पर डाली और पास की एक सुरक्षित चट्टान पर कूद करके दूसरी चट्टानों पर से होता हुआ मैं किनारे पर आ गया। पश्चिमी क्षितिज में सूर्य धीरे धीरे नीचे जा रहा था। मैं सूर्यास्त की दिशा में चलने लगा। सूर्यास्त को देखने के लिए दूर पश्चिमी तटरेखा के एक मोड़ से पीली रेत का एक ऊंचा टीला नजर आ रहा था। सोचा मैं उस टीले पर जाकर के सूर्यास्त देखूंगा। यात्रियों की कितनी ही टोलियां उस दिशा में जा रही थी, सब सूर्यास्त को देखने जा रहे थे। मेरे आगे कुछ मिशनरी युवतियां जो किसी ना किसी मिशन से संबंधित थी, मोक्ष की समस्या पर विचार करती चल रही थी। मोक्ष के विषय में उनकी चर्चा चल रही थी। मैं उनके पीछे पीछे चलने लगा। चुपके से मोक्ष का कुछ रहस्य मुझे भी पता चल जाए, इसलिए उनके पीछे पीछे उनके पास पास में भी चलने लगा। जो उनकी बातों से कहीं रहस्यमयी आकर्षण उनके युवा शरीरों में था और पीली रेत की पृष्ठभूमि में उनके लबादों के हिलते हुए शाह सफ़ेद रंग बहुत ही आकर्षक लग रहे थे। मोक्ष का रहस्य अभी बीच में ही था, पता ही नहीं था। मैं कुछ सुन नहीं पाया था और इतनी देर में ही हम उस टीले पर, मिट्टी का जो टीला था उस पर पहुंच गए। वह एक सैंड हिल थी, एक छोटी सी पहाड़ी के समान ही थी, जिसकी चर्चा में वहां पहुंचने के बाद से ही मैं सुन रहा था। सैंड हिल पर बहुत से लोग पहुंच गए थे। 8-10 नवयुवतियाँ, 6-7 नवयुवक और 2-3 गांधी टोपियों वाले व्यक्ति भी थे। सब सूर्यास्त देख रहे थे। गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के बेरे का मतलब है सेवक, देखभाल करने वाला, उन्हें सूर्यास्त के समय की कॉफ़ी पिला रहे थे। उन लोगों के वहाँ होने से सैंड हिल बहुत ही रंगीन हो उठी थी। कन्याकुमारी का सूर्यास्त देखने के लिए उन्होंने विशेष रुचि के साथ सुंदर रंगों का रेशम पहना था।
हवा समुद्र की तरह उस रेशम में भी लहरें पैदा कर रही थी। अर्थात जो रेशमी उन्होंने वस्त्र पहन रखे थे, वहाँ हवा चल रही थी और उनके वो रेशमी वस्त्र उस हवा से लहरा रहे थे। मिशनरी युवतियाँ वहाँ आकर थकी सी एक तरफ बैठ गई, उस पूरे कैनवास में एक तरफ छिटके हुए कुछ बिंदुओं की तरह। उनसे कुछ दूर का एक रंगहीन बिंदु, मैं अपने आप को रंगहीन बिंदु बताया है। मैं ज़्यादा देर अपनी जगह स्थिर नहीं रह सका। सैंड हिल से सामने का पूरा विस्तार तो दिखाई दे रहा था, पर अरब सागर की तरफ एक और ऊंचा टीला था जो उधर के विस्तार को ओट में लिए हुआ था। सूर्यास्त पूरे विस्तार की पृष्ठभूमि में देखा जा सके, इसके लिए मैं कुछ देर सैंड हिल पर रुका, फिर आगे उस टीले की तरफ चल दिया। पर रेत पर अपने अकेले कदमों को घसीटता वहां पहुंचा तो देखा कि उससे आगे उससे भी ऊंचा एक और टीला है। जल्दी जल्दी चलते हुए मैंने एक के बाद एक कई टीले पार किए। टांगे थक रही थी, पर मन थकने को तैयार नहीं था। हर अगले टीले पर पहुंचने पर लगता कि शायद अब एक ही टीला और है और उस पर पहुंचकर पश्चिमी क्षितिज का खुला विस्तार मैं अवश्य देख पाऊंगा। और सचमुच एक टीले पर पहुंचकर यह खुला विस्तार सामने फैला हुआ दिखाई दे ही गया। वहां से दूर तक रेत की लंबी ढलान थी, जैसे वह टीले से समुद्र में उतरने का रास्ता हो। सूर्य तब पानी से थोड़ा ही ऊपर था। अपने प्रयत्न की सार्थकता से संतुष्ट होकर मैं टीले पर बैठ गया, ऐसे जैसे वह टीला संसार की सबसे ऊंची चोटी हो और मैंने उस चोटी को पहली बार सर किया हो। पहली बार मैंने वहां भ्रमण किया था। पीछे दाईं तरफ दूर दूर तक हटकर लगे नारियलों के झुरमुट नजर आ रहे थे। नारियलों के कुछ वृक्ष थे। गूंजती हुई तेज हवा से उनकी टहनियाँ ऊपर को उठ रही थी। आकाश की तरफ उठकर हिलती हुई वे टहनियाँ ऐसे लग रही थी जैसे उन्मुक्त यानी स्वतंत्र रति के क्षणों में, काम भाव के क्षणों में किन्हीं नग्न वन युवतियों की वो बाहें हो। ऐसी वन में रहने वाली युवतियाँ जो वस्त्रहीन हो तो उन्हें वो देख रही हो। पश्चिमी तट के साथ साथ सूखी पहाड़ियों की एक श्रृंखला दूर तक चली गई थी, जो सामने फैली रेत के कारण बहुत ही रूखी, बीहड़ और वीरान लग रही थी। वहाँ कोई भी नहीं था। सूर्य पानी की सतह के पास अब पहुँच ही गया था। सुनहली स्वर्णिम किरणों ने पीली रेत को एक नया सा रंग दे दिया था। उस रंग में रेत इस तरह चमक रही थी जैसे अभी अभी उसका निर्माण करके उसे वहाँ उड़ेला गया हो। मैंने उस रेत पर दूर तक बने अपने पैरों के निशानों को देखा। लगा जैसे रेत का कुंवारापन पहली बार उन निशानों से टूटा हो। मुझे ऐसे लगा जैसे पहली बार मैं वहाँ पहुँचा, मेरे पहले शायद कोई नहीं पहुँचे, क्योंकि कोई भी निशान मेरे अलावा वहाँ पद चिन्हों के नहीं थे। इससे मन में एक सिहरन भी हुई, हल्की उदासी भी घिर आई कि हाँ, कोई अब तक क्यों नहीं पहुँचा। सूर्य का गोला पानी की सतह से छू गया। अब सूर्य ने पानी की सतह को छू लिया था। पानी पर दूर तक सोनाई सोना ढुल आया। पूरा पानी स्वर्णिम हो गया, पर वह रंग इतनी जल्दी बदल रहा था कि किसी भी एक क्षण के लिए उसे एक नाम दे सकना असंभव था। थोड़े थोड़े समय अंतराल में अब रंग बदल रहा था। सूर्य का गोला जैसे एक बेबसी में पानी के लावे में डूबता जा रहा था,
धीरे धीरे वह पूरा डूब गया और कुछ क्षण पहले जहाँ सोना बह रहा था वहाँ अब लहू बहता नजर आने लगा, अर्थात बिल्कुल लाल रक्त जैसा वह पानी हो गया। कुछ और क्षण बीतने पर वह लहू भी धीरे धीरे बेचनी और बेचनी से काला पड़ गया। पहले बैंगनी रंग और फिर बिल्कुल काला हो गया, अर्थात अब अंधेरा हो गया। मैंने फिर एक बार मुड़कर के दाईं तरफ पीछे देख लिया। नारियलों की टहनियाँ उसी तरह हवा में ऊपर उठी थी, हवा उसी तरह गूंज रही थी, पर पूरे दृश्य पट पर अब स्याही फैल गई थी, अर्थात काली और नीली वे सारे दृश्य हो गए थे। एक दूसरे से दूर खड़े झुरपुट शाह पकड़ करके काले हो गए थे, जैसे लगातार सिर धुन रहे थे और हाथ पैर पटक रहे थे। मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और अपनी मुट्ठियाँ भींचता खोलता कभी उस तरफ और कभी समुद्र की तरफ मैं देखता रहा। अचानक मुझे ख्याल आया कि मुझे वहाँ से लौटकर भी तो जाना है। इस ख्याल से कहीं शरीर में कंपकपी भर गई, अर्थात मैं कांपने ही लग गया। दूर सैंड हिल की तरफ मैंने देखा, वहाँ स्याही में डूबे कुछ धुंधले रंग मुझे हिलते हुए नजर आ रहे थे, अर्थात वहाँ कुछ लोग थे, वो भी अब नीले काले दिखाई देने लगे थे। मैंने रंगों के पहचानने की कोशिश की, पर उतनी दूर से आकृतियों को अलग अलग कर सकना संभव ही नहीं था। मेरे और उन रंगों के बीच स्याही पड़ती रेत के कितने ही टीले थे, यानी उन लोगों और मेरे बीच में अनेक मिट्टी के टीले थे। अब मन में डर सताने लगा। सामने डर आ गया कि क्या अंधेरा होने से पहले मैं उन सब टीलों को पार करके जा सकूंगा। कुछ कदम उस तरफ बढ़ा भी, पर लगा कि अब नहीं, उस रास्ते से जाऊंगा तो शायद रेत में ही भटकता रह जाऊंगा। इसलिए सोचा बेहतर है नीचे समुद्र तट पर मैं उतर जाऊं। तट का रास्ता निश्चित रूप से कैप होटल के सामने तक जाएगा। निर्णय मुझे तुरंत करना था, इसलिए बिना और सोचे मैं रेत पर बैठ करके नीचे तट की तरफ फिसल गया। पर तट पर पहुंचकर फिर कुछ क्षण बढ़ते अंधेरे की बात मैं भूला रहा। कारण था तट की रेत। यूं पहले भी समुद्र तट पर कई कई रंगों की रेत मैंने देखी थी, सुरमई, खाकी, पीली, लाल, मगर जैसे रंग उस रेत में थे वैसे मैंने पहले कभी भी और कहीं भी रेत में नहीं देखे थे। कितने ही ऐनाम रंग थे वे, एक एक इंच पर एक दूसरे से अलग, एक एक रंग कई कई रंगों की झलक लिए हुए। काली घटा और घनी लाल आंधी को मिला करके रेत के आकार में ढाल देने से रंगों की जितनी तरह की अलग अलग सम्मिश्रण पाए जा सकते हैं वे सब यहाँ थे। यानी यहाँ समुद्र तट की जो रेत थी कई प्रकार के रंगों की थी, तो मैं इन्हें निहारता रहा, देखता रहा। और उनके अतिरिक्त भी बहुत से रंग देखने को मिले। मैंने कई अलग अलग रंगों की रेत को हाथ में लेकर के देखा, मसल करके फिर नीचे गिरा दिया। जिन रंगों को हाथों से नहीं छू सका उन्हें पैरों से मसल दिया। मन था कि किसी तरह हर रंग की थोड़ी थोड़ी रेत अपने पास में रख लूं, पर उसका कोई उपाय नहीं था। रखने के लिए कोई चीज़ मेरे पास नहीं थी, किसमें उन्हें रखता। यह सोच कर कि फिर किसी दिन आकर के उस रेत को मैं यहाँ से बटोर लूँगा, उदास मन से वहाँ से आगे चल दिया, क्योंकि मन में इच्छा थी रेत लेकर चलें हर रंग की थोड़ी थोड़ी, लेकिन किस में रखकर वो लें, और नहीं लेने के कारण मन उदास हो गया। समुद्र में अब पानी बढ़ रहा था, तट की चौड़ाई धीरे धीरे कम होती जा रही थी।
एक लहर मेरे पैरों को भिगो गई तो सहसा अचानक मुझे खतरा का एहसास हुआ कि अब समुद्र का पानी बढ़ रहा है, किनारे की ओर पानी बढ़ रहा है, तट की ओर पानी बढ़ रहा है। मैं जल्दी जल्दी चलने लगा। तट का सिर्फ 3-3, 4-4 फुट हिस्सा ही पानी से बाहर था। लग रहा था कि जल्दी ही पानी उसे भी अपने अंदर समा लेगा। एक बार सोचा कि खड़ी रेत से होकर के फिर मैं ऊपर चला जाऊं, पर वह शाह पड़ती रेत इस तरह दीवार की तरह उठी थी कि उस रास्ते ऊपर जाने की कोशिश अब करना मेरे लिए बेकार था। मेरे मन में खतरा बढ़ गया था। अब मैं लगभग दौड़ने ही लग गया। 2-1 और लहरें पैरों के नीचे तक आकर लौट गई। मैंने जूता उतार करके अब हाथ में ले लिया। एक ऊंची लहर से बचकर के इस तरह दौड़ा जैसे सचमुच वह मुझे अपनी लपेट में लेने के लिए आ रही हो। सामने एक ऊंची चट्टान थी। वक्त पर अपने को संभालने की कोशिश की, फिर भी उससे मैं टकरा ही गया। बाहों पर हल्की खरोंच भी आ गई, पर ज़्यादा चोट नहीं लगी। चट्टान पानी के अंदर तक चली गई थी। उसे बचाकर आगे जाने के लिए पानी में उतरना आवश्यक था, पर उस समय पानी की तरफ पांव बढ़ाने का मेरा साहस नहीं हुआ। मैं चट्टान की नोकों पर पैर रखता हुआ किसी तरह उसके ऊपर पहुंच गया। सोचा नीचे खड़े रहने की अपेक्षा वह अधिक सुरक्षित होगा, पर ऊपर पहुंच करके लगा जैसे मेरे साथ एक मजाक किया गया हो। चट्टान के उस तरफ तट का खुला फैलाव था, लगभग 100 फुट का। कितने ही लोग वहां अब टहल रहे थे। ऊपर सड़क पर जाने के लिए वहां से एक रास्ता भी बना था। मन से अब डर बिल्कुल ही निकल गया और मुझे अपना आप काफ़ी अब मेरा जो मन था हल्के लगने लगा। चट्टान से अब मैं नीचे कूद गया। रात हो गई। केप होटल के लॉन में पहुंच गए। अंधेरे में हिंद महासागर को काटती कुछ शाहल कीरे एक पौधे की टहनियाँ थी। नीचे सड़क पर टॉर्च जलाता बुझाता एक आदमी था। दक्षिण पूर्व के क्षितिज में एक जहाज की मध्यम सी रोशनी हो रही थी। मन बहुत ही बेचैन था, बिना पूरी तरह भीगे सूखती मिट्टी की तरह। जगह मुझे इतनी अच्छी लगी थी कि मन था अभी कई दिन कई सप्ताह वहाँ रहूं, पर अपने भुलक्कड़पन की वजह से एक ऐसी हिमाकत कर आया कि अब लग रहा था वहाँ से तुरंत ही मुझे लौट जाना पड़ेगा। अपना सूटकेस खोलने पर पता चला कि कनानौर में 17 दिन रह कर के जो 80-90 पन्ने मैंने लिखे थे वे वहीं मेज की दराज में मैं छोड़ आया। अब मुझे 2 में से एक चुनना था। एक तरफ था कन्याकुमारी का सूर्यास्त, समुद्र तट और वहाँ की रेत, दूसरी तरफ अपने हाथ से लिखे कागज जो शायद अब भी सेवाय होटल की एक दराज में ही बंद थे। मैं देर तक बैठा सामने देखता रहा, जैसे कि पौधे की टहनियाँ उनके हाशिए में बंद महासागर के पानी से मुझे अपनी समस्या का हल मिल गया। कुछ देर में एक गीत का स्वर भी सुनाई देने लगा जो धीरे धीरे पास आता गया। एक कॉन्वेंट की बस होटल के कंपाउंड में आकर रुकी। बस में बैठी लड़कियां अंग्रेजी में एक गीत गा रही थी जिससे समुद्र के सितारे को संबोधित किया गया था। उस गीत को सुनते हुए और दूर जहाज की रोशनी के ऊपर एक चमकते सितारे को देखते हुए मन और भी उदास होने लगा। गहरी सांझ के सुरमई रंग में रंगी वह आवाज़ मन की गहराई के किसी कोमल रोए को हल्के हल्के सहला रही थी, जगा रही थी। लग रहा था कि उस रोए की जीत शायद मुझे वहाँ से जाने ही नहीं देगी।
लेकिन उससे भी जिद्दी एक और रोया था। दिमाग के किसी कोने में अटका सुबह वहाँ से जाने वाली बसों का टाइम टेबल मुझे बता रहा था। गीत के स्वरों की प्रतिक्रिया के साथ साथ टाइम टेबल के हिंद से जुड़ते जा रहे थे। पहली बस 7:15, दूसरी 8:35, तीसरी बस, ऐसे समय के बारे में मुझे ध्यान आने लगा था। थोड़ी देर में बस लौट गई। गीत के स्वर अब विलीन हो गए और लड़कियों ने गाना बंद कर दिया और मन में केवल हिंदसों की चरखी चलती रह गई। ये हिंदसो हिंदी विषय से संबंधित है, हिंदी भाषा से संबंधित हैं। 1, 2, 3, 4 इस प्रकार की गणना होने लगी। ग्रेजुएट नवयुवक मुझे बता रहा था कि कन्याकुमारी की 8,000 की आबादी में कम से कम 400-500 शिक्षित नवयुवक ऐसे हैं जो बेकार हैं, बेरोजगार हैं। उनमें से 100 के लगभग ग्रेजुएट हैं। उनका मुख्य धंधा है नौकरियों के लिए अर्जियां देना और बैठकर आपस में बहस करना। वह खुद वहाँ फोटो एल्बम बेचता था। दूसरे नवयुवक भी उसी तरह के छोटे मोटे काम करते थे। हम लोग सीपियों का गुदा खाते हैं और दार्शनिक सिद्धांतों पर बहस करते हैं। वह कह रहा था, इस चट्टान से इतनी प्रेरणा तो हमें मिलती ही है। मुझे दिखाने के लिए उसने वहीं से एक सीपी लेकर उसे तोड़ा और उसका गुदा मुंह में डाल लिया, अर्थात खाने लग गया। पानी और आकाश में तरह तरह के रंग झिलमिलाकर छोटे छोटे द्वीपों की तरह समुद्र में बिखरी शाह चट्टानों की चोट से सूर्य उदित हो रहा था। अब सवेरा हो रहा था। घाट पर बहुत से लोग उस उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए एकत्र थे। घाट से थोड़ा हटकर गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के सेवक ने सरकारी मेहमानों को सूर्योदय के समय की कॉफ़ी पिलाना शुरू किया। 2 स्थानीय नवयुवतियाँ उन्हें अपनी टोकरियों में शंख और मालाएं दिखा रही थी। वे लोग दोनों काम साथ साथ में कर रहे थे। मालाओं का मोल तोल भी कर रहे थे। अपने बाइनाक्यूलर से, अपनी दूरबीन से सूर्य को भी देख रहे थे। मेरा साथी अब मोहल्ले मोहल्ले के हिसाब से मुझे बेकारी के आंकड़े बता रहा था, अर्थात यहाँ कितनी बेरोजगारी है। बहुत से कडल काक हमारे आसपास तैर रहे थे। वहाँ की बेकारी की समस्या और सूर्योदय की विशेषता, इन दोनों से उनको कोई संबंध लगता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा था। मेरे साथियों का कहना था कि लौटते हुए हम नाव को घाट की तरफ से घुमा करके लाएंगे। ये जो कडल काक हैं, ये समुद्री पक्षियों की बात थी, जिनकी वास्तव में बेरोजगारी और सूर्योदय से उनका कोई संबंध ही नहीं था। वे आसपास तैर रहे थे, समुद्री पक्षी उड़ भी रहे थे। जब लेखक के साथियों ने कहा कि लौटते हुए नाव को हम घाट की तरफ से घुमा करके लाएंगे, हालांकि मल्लाह उस तूफान में उधर जाने के हक में नहीं थे, वो नहीं चाहते थे। मल्लाह जो नाव चलाने वाले थे, बहुत कहने पर भी मल्लाह किसी तरह राजी हो गए और नाव को घाट की तरफ ले चले। नाव विवेकानंद चट्टान की ऊपर से घूमकर लहरों के थपेड़े खाती उस तरफ बढ़ने लगी। वह रास्ता सचमुच बहुत ही खतरनाक था। जिस रास्ते से हम आए थे उससे कहीं ज़्यादा। नाव इस तरह लहरों के ऊपर उड़ जाती थी, लगता था नीचे आने तक जरूर पलट ही जाएगी। फिर भी हम घाट के बहुत करीब पहुंच गए थे। ग्रेजुएट नवयुवक घाट से आगे की चट्टान की तरफ इशारा करके कह रहा था, यहाँ आत्महत्याएं बहुत होती है। अभी 2 महीने पहले
एक लड़की ने उस चट्टान से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। मैंने सरसरी तौर पर आश्चर्य प्रकट किया। मेरा ध्यान उसकी बात में नहीं था। मैं आंखों से तय करने की कोशिश कर रहा था कि घाट और नाव के बीच अब कितना फासला बाकी है, क्योंकि वास्तव में नाव में बड़ी हलचल हो रही थी और मुझे बहुत डर लग रहा था। एक लहर ने नाव को इस तरह धकेल दिया कि मुश्किल से वह उलटते उलटते बची। आगे 3-4 चट्टानों के बीच एक भंवर पड़ रहा था। भंवर का अर्थ है जहाँ पानी गोल गोल घूमता है। नाव अचानक एक तरफ से भंवर में दाखिल हुई और दूसरी तरफ से निकल गई। इससे पहले कि मल्लाह उसे संभाल पाते, वह फिर उसी तरह भंवर में दाखिल होकर फिर घूम गई। मुझे कुछ क्षणों के लिए भंवर और उससे घूमती नाव के सिवाय और किसी चीज़ की चेतना ही नहीं रही। चेतना हुई जब भंवर में 3-4 चक्कर खा लेने के बाद नाव किसी तरह उससे बाहर निकल आई। यह अपने आप या फिर मल्लाहों की कोशिश से, यह मैं नहीं कह सकता, मुझे पता नहीं। भंवर से कुछ दूर आ जाने पर ग्रेजुएट नवयुवक ने बताया कि हम उस चट्टान को लगभग छूकर आए हैं जिस पर से कूद करके उस नव युवती ने कन्याकुमारी की साक्षी में आत्महत्या की थी। पर मैंने तब तक उस चट्टान की तरफ ध्यान से नहीं देखा था जब तक कि हम किनारे के बहुत पास नहीं पहुंच गए थे। यह भी वहां पहुंच करके जाना कि घाट की तरफ से आने का इरादा छोड़कर मल्ला उसी रास्ते से नाव को वापस लाए हैं जिस रास्ते से हम पहले गए थे। ये हमें बाद में ही पता चला। कन्याकुमारी के मंदिर में पूजा की घंटियां बज रही थी। भक्तों की एक मंडली अंदर जाने से पहले मंदिर की दीवार के पास रुककर उसे प्रणाम कर रही थी। सरकारी मेहमान गेस्ट हाउस की तरफ लौट रहे थे। हमारी नाव और किनारे के बीच हल्की धूप में कई एक नावों के पाल और कड़क काकों के पंख एक से चमकते हुए दिखाई दे रहे थे। मैं अब भी आंखों से बीच की दूरी नाप रहा था और मन में बसों का टाइम टेबल फिर दोहरा रहा था। तीसरी बस 9:40 पर और चौथी। उसके बाद एक शाम और वहाँ रुक करके कनानौर में लौट ही गया। वहाँ जाकर अपने लिखे हुए कागज़ मिल तो गए, पर तब तक चौकीदार ने उन्हें मोड़कर उनकी कॉपी बना ली थी। कागज़ों पर लिखाई एक ही तरफ थी, इसलिए उनके खाली हिस्सों पर उसने अपना हिसाब लिखना शुरू भी कर दिया था। जब मैंने वह कॉपी उससे ली तो उसे शायद उससे कम निराशा नहीं हुई होगी जितनी कन्याकुमारी पहुंच करके अपना सूटकेस खोलने पर मुझे हुई थी। अर्थात वहाँ कन्याकुमारी जाकर जब मैंने सूटकेस खोला था और मुझे ये पत्र, ये कागज़ जिन पर मैंने लेख लिखा था नहीं मिले, मैं जितना निराश हो गया था। अब जब उस होटल के चौकीदार से मैंने वो कॉपी ली तो उसे भी बहुत अधिक निराशा हुई। धन्यवाद।